हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एनालिसिस। तो यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रांसमिशन एनालिसिस पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो सबसे पहले उसे देख लीजिए और इस दूसरे पार्ट में आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या देखा था कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को, मान लीजिए ये हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तो हमने क्या माना था, उसका जो रिसीविंग एंड है, ये क्या था, रिसीविंग एंड को हमने मान लिया था x इज इक्वल टू 0 और सेंडिंग एंड को हमने मान लिया था x इज इक्वल टू l। माने ये जो लेंथ है ट्रांसमिशन लाइन की पूरी कितनी है, l के बराबर, और ये लेंथ बढ़ रही है अगर हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 0 से अगर हम सेंडिंग एंड की तरफ मूव कर रहे हैं तो l की वैल्यू हमारी बढ़ रही है। यहां तक हमने देखा था। अब हमने Vx की वैल्यू निकाली थी, याद करिए। Vx की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, VR प्लस IR ZC डिवाइडेड बाई 2 a टू द पावर गामा x प्लस VR माइनस IR ZC डिवाइडेड बाई 2 a टू द पावर माइनस गामा x। इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने प्रीवियस क्लास में कैलकुलेट कर लिया था। मैं लिख देता हूं, calculated in previous lecture। अब इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इस टर्म के दो पार्ट हैं, इस टर्म के दो हिस्से हमें दिख रहे हैं। एक पहला हिस्सा ये रहा और ये है इसका दूसरा हिस्सा। तो मान लेते हैं ये है हमारा V1 और ये वाला हिस्सा है हमारा V2। अब मान लीजिए हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम रिसीविंग एंड टू सेंडिंग एंड। तो ये वाले डायग्राम को देख के बताइए, जब हम रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड की तरफ मूव कर रहे हैं तो x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो v1 की वैल्यू क्या होगी बताइए, v1 वाला टर्म क्या होगा, बढ़ेगा। और सिमिलरली v2 वाला टर्म क्या होगा, अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो v2 वाला टर्म क्या होगा, डिक्रीज होगा। और हम जानते हैं कि जो ट्रेवलिंग वेव है वो एक एंड से दूसरे एंड तक जब जा रही होती है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ध्यान दीजिए, जो V2 वाला टर्म है वो डिक्रीज हो रहा है जब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो V2 वाला वोल्टेज है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और V1 हमारा इंक्रीज हो रहा है जब x इंक्रीज हो रहा है, यानी V1 हमारा इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। यानी कि ये जो V2 है ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन वेव है। V2 इज द रिफ्लेक्टिंग वोल्टेज वेव। V2 क्या है, रिसीविंग एंड से रिफ्लेक्ट होके वापस सेंडिंग एंड की तरफ जा रही है। बट जो हमारा टर्म V1 है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है। मतलब x डिक्रीज हो रहा होगा तो V1 की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही होगी। मतलब V1 जो वेव है वो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड जा रही है और V2 रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड जा रहा है। और जो रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव। मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव कौन सी है, V2। ये क्लियर है। तो देखिए एक चीज और देख बता देता हूं मैं यहाँ से, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारा लगा हुआ है लोड। लोड तो लगाओगे ही आप। मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस है ZL या लाइन मान लीजिए, और लोड का जो इम्पीडेंस है वो है Z लोड। तो यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो V2 टर्म हमें मिल रहा है जो कि डिक्रीज हो रहा है x के इंक्रीज होने के साथ, जिसे हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिंग वेव, वो हमें क्यों मिल रहा है, वो हमें इसलिए मिल रहा है कि जो Z लाइन है, impedance of line is not equal to impedance of लोड। करेक्ट। अगर
लाइन का इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस के बराबर हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए यहाँ का रिसीविंग एंड वोल्टेज है VR और जो लोड का इम्पीडेंस है वो है मान लीजिए ZC। तो अगर VR रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज है वो ZCIR के बराबर हो जाए तो क्या होगा बताइए? मान लेते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा लोड का इम्पीडेंस है ZC, रिसीविंग एंड का जो करंट है वो है IR, तो ये VR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ZC इंटू IR। तो इस पर्टिकुलर V2 में V2 क्या है? हमारी रिफ्लेक्टिंग वेव क्या है? VR माइनस IR ZC डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस गामा x। तो अगर VR इज इक्वल टू ZCIR हो जाए तो V2 0 हो जाएगा। V2 0 यानी कि नो रिफ्लेक्टिंग वेव, नो रिफ्लेक्टिंग वेव। इसीलिए बोला जाता है कि रिफ्लेक्टिंग वेव ऑलवेज ऑकर्स एट द रिसीविंग एंड ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी इन इम्पीडेंस। अगर इम्पीडेंस में डिसकंटिन्यूटी है, मान लीजिए हमारी जो ट्रेवलिंग वेव है वो यहां से आ रही है, राइट, और जब ये यहां से आ रही थी ट्रेवलिंग वेव तो उसे कितना इम्पीडेंस देखने को मिल रहा था? Z लाइन। जैसे ये इस पॉइंट को क्रॉस करती है इम्पीडेंस तुरंत कितना चेंज हो गया? ZC। पहले Z लाइन इम्पीडेंस था, जैसे ही वो वेव लोड में एंटर करती है लोड का इम्पीडेंस बदल जाता है ZC। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? डिसकंटिन्यूटी इन इम्पीडेंस। और डिसकंटिन्यूटी इन इम्पीडेंस की वजह से एक वोल्टेज वेव रिफ्लेक्ट होती है जिसे हम V2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर दोनों का इम्पीडेंस बराबर हो गया तो V2 0 यानी कि नो रिफ्लेक्शन, करेक्ट। सो एक पॉइंट लिखिएगा, रिफ्लेक्शन इज 0 so we can say that अगर रिफ्लेक्शन 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस ट्रांसमिशन लाइन का कोई रिसीविंग एंड ही नहीं है, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन इज 0 so we can say that the transmission line has no receiving end। ये हमने सपोज किया हुआ है, राइट, कि अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है मतलब उसको रिसीविंग एंड वेव को नहीं मिला है, और रिसीविंग एंड नहीं मिला तो हम क्या मान लेते हैं? रिसीविंग एंड है ही नहीं। तो रिसीविंग एंड नहीं है तो लाइन जो है वो कंटिन्यूअस चलती जा रही है, कहीं पे ऐसा हमने मान लिया कि टर्मिनेट नहीं हो रही है। इसी लाइन को बोलते हैं इनफाइनाइट लाइन, इसी लाइन को इनफाइनाइट लाइन बोलते हैं जब लोड इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं इसे इनफाइनाइट लाइन। तो यहीं से एक टर्म जुड़ा हुआ है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होता है कि जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन एज अ इनफाइनाइट लाइन काम कर रही है उस कंडीशन में आउटपुट पावर कितना है उसे बोलते हैं सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, दैट इज SIL। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या है? आउटपुट पावर ऑफ अ लाइन व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ इनफाइनाइट लाइन। यानी कि जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तब उसका आउटपुट पावर कितना है वो होता है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग रिसीविंग एंड स्क्वायर यानी कि वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन इम्पीडेंस यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। सो VR स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है? L अपॉन C।
तो यहाँ पे हमें सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का जो फॉर्मूला है वो मिल गया, दैट इज VR² अपॉन Z अपॉन सी, L अपॉन सी। याद रखिएगा, इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। एक और चीज देखिए, ZC इज इक्वल टू L अपॉन सी कैसे आया वो देखते हैं। हाउ वी गॉट ZC इज इक्वल टू L अपॉन सी। तो देखिए ZC हमने क्या पढ़ा था, Z अपॉन वाई। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था Z क्या होता है, R प्लस जे ओमेगा एल, वाई क्या होता है, G प्लस जे ओमेगा सी। अगर आइडियल ट्रांसमिशन लाइन है तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा फॉर आइडियल ट्रांसमिशन लाइन। फॉर आइडियल ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस हमारा 0 हो गया, कंडक्टेंस को भी हमें 0 शो करना पड़ेगा क्योंकि रियल पार्ट दोनों का 0 हो जाएगा। सो ZC हमें कितना मिल जाएगा, जे ओमेगा एल, जे ओमेगा सी, जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल आउट, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मिल गया √L/C, और इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा ओम में, राइट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मॉडल हमें पढ़ना है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में। तो देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में टोटल 2 मॉडल हमें पढ़ना है। पहला है इक्विवेलेंट टी मॉडल और दूसरा है इक्विवेलेंट पाई मॉडल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विवेलेंट टी मॉडल। कैसे बनाएंगे इक्विवेलेंट टी मॉडल, जैसा कि हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए बनाया था। ये इक्विवेलेंट टी हमें देखने से पता चल रहा है, ये हो जाएगा Z'/2, ये हो जाएगा Z'/2, ये हो जाएगा Y' सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस माइनस। अब देखिए जब हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा था तो वहां पे नॉमिनल टी का जो ABCD पैरामीटर आया था वो कितना आया था, 1 प्लस YZ/2, Z 1 प्लस YZ/4, Y 1 प्लस YZ/2, यही आया था। बट यहाँ पे हमारे जो टर्म्स हैं वो कैसे हैं, Z' और Y'। तो यहाँ पे Y', Z', Z', Y', Z', डैश डैश और डैश। ABCD मॉडल या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो ABCD पैरामीटर है वो क्या आया था, cos H गामा L ZC sin गामा L, सॉरी sin H गामा L 1/ZC sin H गामा L cos H गामा L। ये हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए ABCD पैरामीटर आया था, ये हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। और ये जो टी पैरामीटर, टी मॉडल के लिए ABCD पैरामीटर्स है, ये हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन मान लीजिए, इसको सेकंड एक्सप्रेशन मान लीजिए और दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो मुझे बताइए Y' की जगह क्या दिया गया है, Y' की जगह दिया गया है 1/ZC sin HRL। Y' इज इक्वल टू 1/ZC sin H गामा L। इसको मान लेते हैं थर्ड एक्सप्रेशन। सिमिलरली यहां पे देखिए D की जगह क्या दिया गया है, 1 प्लस Y', Z'। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया गया है, cos H गामा L।
तो 1 प्लस वाई डैश जेड डैश बाई 2 इज इक्वल टू कॉस एच गामा एल। तो यहां से मुझे बताइए वाई डैश जेड डैश अपॉन 2 कितना हो जाएगा, कॉस एच गामा एल माइनस 1। जेड डैश बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस एच गामा एल माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई डैश, इसे ले लेते हैं 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से उठा के इक्वेशन फोर्थ में रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिल जाएगा, z डैश बाई 2 इज इक्वल टू जेड सी कॉस एच गामा एल माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन एच गामा एल। टी पैरामीटर्स में इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो टी पैरामीटर फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में हमें क्या क्या पता नहीं था, क्या क्या पता करना था, z डैश बाई 2 पता करना था और y डैश पता करना था। तो y डैश हमने पता कर लिया, सिमिलरली z डैश बाई 2 भी हमने पता कर लिया। तो यहां से हमें दोनों वैल्यूज मिल गई, ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब हम चलते हैं इक्विवेलेंट पाई मॉडल पे। सेकंड मॉडल जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का वो है इक्विवेलेंट पाई मॉडल। ये y डैश बाई 2 y डैश बाई 2 z डैश। तो याद करिए पाई मॉडल फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यूज क्या क्या थी, फॉर पाई मॉडल 1 प्लस वाई डैश z डैश बाई 2 z डैश, y डैश 1 प्लस वाई डैश z डैश बाई 4 1 प्लस वाई डैश z डैश बाई 2। ये पाई मॉडल के लिए थी। फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या हमने देखा था, फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन cos h gamma l zc sin h gamma l 1 by zc sin h gamma l cos h gamma l। दोनों को कंपेयर करिए, z डैश की जगह क्या दिया गया है, zc sin h r l, z डैश इज इक्वल टू zc sin h gamma l। इसको ले लीजिए फर्स्ट एक्सप्रेशन। सिमिलरली 1 प्लस वाई डैश जेड डैश बाई 2 की वैल्यू क्या दी गई है, कॉस एच गामा एल इज इक्वल टू कॉस एच गामा एल। सो वाई डैश जेड डैश बाई 2 इज इक्वल टू कॉस एच गामा एल माइनस 1। सो वाई डैश बाई 2 इज इक्वल टू cos h gamma l माइनस 1 डिवाइडेड बाई z डैश। z डैश की वैल्यू हमने क्या निकाला अभी, zc sin h गामा l। तो यहां से y डैश बाई 2 कितना आ जाएगा, cos h गामा l माइनस 1 zc sin h गामा l। इसको ले लीजिए एक्सप्रेशन नंबर सेकेंड। हमें चाहिए क्या क्या, z डैश और y डैश बाई 2। तो z डैश हमने पता कर लिया, y डैश बाई 2 भी हमने पता कर लिया, राइट। अब ये तो हमने देखा कि बहुत अप्रोक्सीमेट और ये बहुत टफ सा हमें वैल्यू निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एबीसीडी पैरामीटर्स। तो हेडिंग डालिएगा अप्रोक्सीमेशन ऑफ एबीसीडी पैरामीटर्स।
देखिए कॉस एच गामा एल की जो टेलर सीरीज होती है वो कितनी होती है, 1 प्लस गामा एल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर प्लस आर एल फैक्टोरियल 4 की पावर 4 प्लस डॉट 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 हम बढ़ते चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर हमें और अप्रोक्सीमेशन करना है तो पहले दो टर्म ले लीजिए और हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो टेक ओनली फर्स्ट टू टर्म्स, take only first two terms, cos h gamma l is equal to 1 plus rl का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, cos h gamma l 1 plus r स्क्वायर l स्क्वायर बाई 2, सॉरी यार नहीं है गामा है, तो गामा की वैल्यू हमने क्या देखी थी, अंडर रूट वाई जेड, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई जेड, वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस एच गामा एल 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा गामा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड एल स्क्वायर बाई 2, कॉस एच गामा एल की वैल्यू हमें कितनी आ जाएगी, 1 प्लस यहाँ पे एल स्क्वायर है तो एक एल इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एल जेड के साथ डिवाइडेड बाई 2। तो हमें फाइनल कॉस एच गामा एल कितना मिल जाएगा, 1 प्लस वाई जेड बाई 2। पहले ये स्मॉल वाई था पर यूनिट लेंथ में, अब हमने टोटल ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्मॉल वाई कैपिटल वाई में चेंज हो गया, स्मॉल जेड कैपिटल जेड में चेंज हो गया। तो कॉस एच गामा एल को हमने इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया। सिमिलरली साइन एच गामा एल को सिंप्लीफाई करते हैं, साइन एच गामा एल सीरीज क्या होती है, टेलर सीरीज गामा एल, और यहाँ पे ऑड वाले टर्म्स आ जाएंगे, गामा एल की पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस गामा एल की पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, शुरू के दो टर्म लेंगे, हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, साइन एच गामा एल इज इक्वल टू गामा एल प्लस आर क्यूब एल क्यूब डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एल प्लस आर क्यूब एल क्यूब डिवाइडेड बाई 6, आर एल कॉमन ले लीजिए यहाँ से आर एल कॉमन क्या मिलेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। तो साइन एच गामा एल आर एल 1 प्लस यहाँ पे एक एल इसके साथ कर लीजिए, या आर की वैल्यू सबसे पहले रख देते हैं, वाई जेड अंडर रूट एल प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई जेड एल स्क्वायर बाई 6 साइन एच गामा एल वाई जेड एल, एक एल अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जो स्मॉल वाई है वो कैपिटल वाई, जेड कैपिटल जेड डिवाइडेड बाई 6। सही है। अब हमारे पास क्या टर्म बच रहा है, देखिए ध्यान से, साइन एच गामा एल इज इक्वल टू, अब इस एल का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2 बार हो जाएगा, यानी कैपिटल वाई कैपिटल जेड 1 प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाई 6, ये टर्म हमें देखने को मिल रहा है। साइन गामा एल की वैल्यू हमने निकाल लिया, साइन एच गामा एल, और कॉस एच गामा एल की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है। तो अब हम आराम से एबीसीडी पैरामीटर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी हमने ए बी सी डी पैरामीटर्स की वैल्यू क्या निकाली थी, कॉस एच गामा एल जेड सी
साइन एच गामा एल 1/ZC साइन एच गामा एल कॉस एच गामा एल। अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू बराबर है, आप देख सकते हैं कॉस एच गामा एल। तो ए बराबर डी बराबर कॉस एच गामा एल, और कॉस एच गामा एल को हमने कितना सिंप्लीफाई किया है 1 + YZ/2 1 + YZ/2। तो ए और डी का सिंप्लीफिकेशन हो गया। बी की वैल्यू क्या है ZC साइन एच गामा एल। तो ZC हम जानते हैं क्या होता है Z/Y। साइन गामा एल क्या था √YZ 1 + YZ/6। तो यहां से B को सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा ये हो जाएगा Z1 + YZ/6। B भी हमें मिल गया। A, D और B हमने सिंप्लीफाई कर लिया, C और चाहिए। C क्या था 1/ZC साइन एच गामा एल। तो C = Y/Z YZ 1 + YZ/6। तो C की वैल्यू हो जाएगी Y 1 + YZ/6। तो ये ABCD की जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है वो हमें मिल गई। तो फाइनल वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं यहां से ABCD 1 + YZ/2, D भी इतना ही है, B कितना है Z 1 + YZ/6, C कितना है Y 1 + YZ/6। तो ये ABCD का और स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका। और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे पर यूनिट वैल्यू ऑफ ABCD पैरामीटर। ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी हैं इसकी पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।